इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। शनिचर 30 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी ख़त्म की जा रही है और ईरान के साथ बाज़ दीगर मामलात पर भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ है। ताहम जंगबंदी में तोसी और मुमकिना माहिदे की तफसीलात अब तक सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब वाशिंगटन ने ईरान के अरबों डॉलर मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त करने और पाबंदियों के दबाव में मज़ीद इजाफा करने का इंदिया दिया है, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। Perhaps because of distance or perhaps because of the hard-learned lessons of history, the default Asian lens on America has been clearer and far more pragmatic than in other regions. उधर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर मिलने वाली रियायतें दरअसल मैदान में मिसाइलों के जरिए हासिल की गई हैं, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। However, to suggest that this implies the signing of an imminent agreement, no one can truly make such a claim at this time, for the very same reasons that you yourself have already partially mentioned. मशरक़ वस्ता में सिफारती सरगर्मियां भी तेज हैं। पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा जा रहा है। ताहम इस्लामाबाद का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर अपनी पॉलिसी में किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं, जबकि मुआहिदा इब्राहिमी के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बदस्तूर कायम है। तो पॉलिसी वाज़ेह हो गई। नंबर 2, इट इज़ अ कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान कि जब तक ये पैलेस्टीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट विद pre-67 borders and Al-Quds al-Sharif as capital, he won't settle. I'm telling you, that's the Pakistan policy. वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान सिक्योरिटी मुज़ाकरात जारी हैं और इसी दौरान बिन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनानी सरजमीन में मज़ीद पेशकदमी का ऐलान किया है। Under my direction and that of the Minister of Defence, together with the Chief of Staff, we're intensifying our operations in Lebanon. With large IDF forces on the ground and control over key areas, we are fortifying the security zone to protect the northern communities. 400 ड्रोन हमले, 8 फौजियों की हलाकत और हिजबुल्लाह के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। जानिए ये नई टेक्नोलॉजी इसराइल के लिए एक गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंज कैसे बन गई। इसराइल की शुमाली सरहद की तरफ जाने वाली सड़क पर हिजबुल्लाह के नए हथियार से एक बार फिर हमला। सरहदी कस्बे शोमरा के करीब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के हमले में एक और इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी। शोमरा के अंदर एक बस स्टॉप पर इस हफ्ते होने वाले हमले के निशानात बाकी हैं। और ये भी जानिए कि भारत में नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय रुपया 58 से 95 फी डॉलर तक कैसे पहुंच गया। इंडियन रुपया गुज़िश्ता 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले में 10% से ज़्यादा गिर चुका है और ऐसे में ये कयास आराइयाँ भी बढ़ रही हैं कि फ़ी डॉलर 100 रुपये तक भी क्या ये सिचुएशन जा सकती है। उर्दू के नामवर शायर बशीर बदर सुपुर्द खाक कर दिए गए। याद करेंगे उनका वो शेर जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी भारतीय वज़ीर आज़म को सुनाया था। ये बात है 1971 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शिमला मुआहदा हो रहा था और इसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और ये सुनकर इंदिरा गांधी बोली, हमारा शेर हम ही को अर्ज है। 200 साल पहले एक हादसाती दरियाफ्त ने दुनिया भर में आग जलाने का तरीका बदल दिया। सुनिए माचिस के गुमनाम मुअज्जद की हैरानकुन दास्तान। सोशल मीडिया की मुख्तसर वीडियो से लाइव स्टेज की चकाचौंध तक, जानिए अब्बास बुखारी की कामयाबी का सफर। मैं लंदन में परफॉर्म करने जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरा शो सेल आउट हो गया। I came across that he was coming to London and I got super excited. और सुनिए अब्दुर्रहीम की दास्तान, जिसने सऊदी अरब की जेल में मौत की सजा के खौफ में बरसों गुजार दिए, मगर फिर अजनबी लोगों ने 34 करोड़ रुपए जमा करके उसकी किस्मत का रुख मोड़ दिया।
इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल रहेगा, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं और वहां फंसे हुए जहाज और उनका अमला घर वापसी की तैयारी करें। ट्रूथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि तेहरान के साथ ताहुक्म सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा, ताहम दीगर कम अहमियत के हामिल नुकात पर इत्तफाक हो गया है। अब मैं एक इजलास के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और वहां हतमी फैसला करूंगा। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक करना होगा। आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर खुलनी चाहिए, बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी जारी रहनी चाहिए और किसी भी किस्म के टोल की वसूली नहीं होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज में बिछाई गई ज्यादातर सुरंगें अमेरिका के माइन स्वीपर्स पहले ही तबाह कर चुके हैं और जो अब बाकी हैं वो ईरान फौरी तौर पर हटाएगा। अमेरिका बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी और ईरान के करीबी ताउन से मुनहदम पहाड़ों के नीचे ज़ेरे ज़मीन दफन अफजूदा यूरेनियम निकालेगा और उसे तबाह कर देगा। इसी सिलसिले में अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की जा सकती हैं। उनके मुताबिक अमेरिका खित्ते में अपने दिफाई और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसकी अस्करी तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं। Partnership is not based on idealistic values, but on the concrete alignment of national interests. There is undeniable strength in this clarity, and it's what makes our Pacific allies and partners such reliable counterweights in the face of regional threats. When our interests align, we act together with focused resolve. When our interests diverge, we adjust pragmatically. उन्होंने ये भी जोर दिया कि अमेरिका अपनी आलमी जिम्मेदारियों के साथ साथ बहरुल काहिल और मशरिक़ वस्ता दोनों खितों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पीट हेग्सेट का कहना था कि ईरान जैसे आलमी मामलात में मसरूफ़ होने के बावजूद अमेरिका एशिया से अपनी तवज्जो नहीं हटा रहा और खित्ते के लिए अपने दिफाई वादों पर कायम है। सिंगापुर में मुनक्कद होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा हेग्सेट ने एशिया बहरुल काहिल के इत्तेहादी ममालिक को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अमेरिका खित्ते की सलामती और दिफा के लिए अपनी वाबस्तगी बरकरार रखे हुए है, जिसमें असला की फराहमी से मुतल्लक मुआहदों की तकमील भी शामिल है। The National Defense Strategy makes clear that the old toothless, utopian, and globalist course of foreign policy was headed for a disaster. That all changes under President Trump. Our approach is one of flexible, practical realism that looks at the world with a clear-eyed perspective that is essential for serving vital interests. And nowhere is this clarity more important than in the Pacific. ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ताइवान के लिए अमेरिकी असला पैकेज की फराहमी मुअत्तल होने पर खदशात पैदा हुए थे। हेग्सेट ने एक बार फिर एशिया में अपने इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। ताहम साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका खित्ते में चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत से आगाह है, लेकिन गैर ज़रूरी महाज आराई से गुरेज करना चाहता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्ते कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुज़ाकरात किए थे। शंग्रीला डायलॉग के दौरान जापान के वज़ीर दिफा कोइज़ुमी ने अमेरिका के अज़म से मुतल्लक खदशात का जिक्र करते हुए कहा कि बाज़ ममालिक अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और अमेरिकी वाबस्तगी को कमज़ोर समझ सकते हैं। इसके जवाब में हेग्सेट ने कहा कि अमेरिकी कौमी दिफाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बहरुल काहिल के खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी और असर व रसूख बरकरार रखना और इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमारी आलमी जिम्मेदारियां हमें इस खित्ते से दूर कर रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अमेरिकी वज़ीर दिफा हेग्सेट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears. They are finally playing catch-up, and we let ourselves get distracted by empty globalist rhetoric about the rules-based
international order. वाज़ेह है कि सिंगापुर में ये कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्कद की जाती है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए दिफा, फौजी हुकाम और माहिरीन जमा होते हैं और इसमें एशिया और दुनिया की सलामती, दिफा और सिक्योरिटी के मसाइल पर बात होती है। इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना था कि ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बातदरीज की जाएगी। रेगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू के दौरान जब उनसे ईरान की नाकाबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जो भी पाबंदियां हटाई जाएंगी वो बतदरीज हटाई जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उनका कहना था कि खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं और दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी और मुआशी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़ किया है। इस मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल में राब्ते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से इसाक डार ने बाद अज़ां वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उनके मुताबिक जब तक फ़लस्तीन को 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक तस्लीम नहीं किया जाता और यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत नहीं माना जाता, पाकिस्तान मुआहिदा इब्राहिमी जैसे किसी भी इक़दाम का हिस्सा नहीं बन सकता। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान कि जब तक ये पैलेस्टीन इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट with pre-67 borders and Al-Quds al-Sharif as capital, he won't settle. I'm telling you, that's the Pakistan policy. दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान को करना चाहिए और इस मामले में किसी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। Majority of the various issues and topics that were discussed during the course of our meetings. However, to suggest that this implies the signing of an imminent agreement, no one can truly make such a claim at this time, for the very same reasons that you yourself have already partially mentioned. उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि तेहरान ने मुज़ाकरात के दौरान रियायतें बातचीत की बजाय अपने दिफाई इक़दामात के ज़रिए हासिल की हैं और ईरान को किसी भी मुआहिदे में लफ्ज़ों की बजाय अमली ज़मानतों पर एतमाद है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि हालिया दिनों में दर्जनों तिजारती बहरी जहाज़ उनकी निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरे हैं और इस अहम आबी गुजरगाह पर उनका सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार है, जहां से आलमी तेल और गैस की बड़ी मिकदार गुजरती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ओमान के साथ मिलकर इस रास्ते के इंतज़ाम और सलामती से मुतालिक ज़वाबत पर भी बातचीत जारी है। तमाम अमरीका की जानिब से इस मुमकिन इंतज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और वाशिंगटन ने खबरदार किया है कि किसी भी टोल या मुश्तरका इंतज़ामी निज़ाम की सूरत में पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के दिफाई नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो हसास अमेरिकी टेक्नोलॉजी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहा था, जिससे खित्ते में कशीदगी और एतमाद के फुकदान की सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। This is regime change. One regime is gone, another regime is gone, we're dealing with the third. Pieces of it, because some of them are gone too. And I find them, I think, how can you have a stronger regime change than that, you know? इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली अफवाज ने लबनानी सरजमीन में मज़ीद पेशकदमी की है, जबकि इसी दौरान इसराइल और लबनान के फ़ौजी वफूद वाशिंगटन में सिक्योरिटी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। लबनानी सदर जोसेफ ओन के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने जंग बंदी के उसूल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें बुरे कार लाने की जरूरत पर जोर दिया है।
इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान 17 अप्रैल से नाफिज होने वाली जंग बंदी ताहाल मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकी। ईरान का भी मौक़िफ़ है कि खित्ते में जारी वसी तर जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी मुआहदे में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हैं और अपने हमलों को मुखालिफ फ़रीक की कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार देते हैं। जुमे के रोज नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएली अफवाज ने लितानी दरिया अबूर कर लिया है, जो लेबनान और इसराइल की सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल में वाक़े एक अहम दरिया है। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर की जानिब से जारी करदा वीडियो पैगाम में कहा कि हमारी अफवाज दरियाए लितानी अबूर करके इलाके की अहम और बुलंद पोजीशनों तक पहुंच चुकी है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल बराह रास्त हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान और वादी बीका के 7 देहातों को खाली करने के अहकामात भी जारी किए हैं और इस अज़्म का इज़हार किया है कि वो हिजबुल्लाह की तरफ से दोनों फरीकों के दरमियान ऐलान करदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देगी। याद रहे कि इसराइल और लेबनान के दरमियान अप्रैल से बराह रास्त मुज़ाकरात भी जारी हैं। उधर अमरीकी महकमे दिफा के पॉलिसी उमूर के नायब सरबराह ने जुमे के रोज़ होने वाले फौजी मुज़ाकरात को तामीरी करार देते हुए कहा कि इन मुज़ाकरात के नताइज अमरीकी महकमा खारजा की क़यादत में जारी सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में मदद फराहम करेंगे। What gives me hope is the fact that the Lebanese government made it very clear that they will no longer be occupied by Hezbollah, and Iran has been weakened. Hezbollah is dramatically weakened. This is an opportunity. This is the first time our two countries are sitting together in over 3 decades. Let's feel the moment. Let's enjoy the moment. इसी दौरान लेबनान ने जनूबी इलाकों में यूनेस्को के महफूज शुदा मुकामात के करीब इसराइली हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नवाब इस्लाम ने कहा कि सूर और नबीतिया के अतराफ में हमलों और तारीखी विरसे की तबाही का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि इसराइल जनूबी लेबनान के इलाकों में इनखिला के अहकामात के जरिए एक इज्तिमाई सज़ा मुसल्लत कर रहा है। तफसील जॉन सिम्पसन की इस रिपोर्ट में। इसराइली ज़राए के मुताबिक बैरूत पर होने वाले इस हमले का हदफ हिजबुल्लाह से वाबस्ता एक मिसाइल डिवीज़न का सरबराह था। मौके पर इमदादी टीमों के काम के दौरान मकामी रहायशियों ने हमें बताया कि इस हमले में बेगुनाह लोग भी मुतासर हुए। इस शख्स के मुताबिक वो सीढ़ियाँ उतर कर बाहर आए तो एक बच्ची को वहाँ पाया। Small children, 3 months old, here in the ground. इन्होंने कहा कि धमाके की शिद्दत से बच्ची इमारत से बाहर जा गिरी और शहीद हो गई। इस हमले के बारे में इसराइली दावे की तस्दीक करना मुश्किल है, लेकिन इस कम्युनिटी में गम और गुस्से के साथ साथ हिजबुल्लाह के लिए मजबूत हिमायत मौजूद है। ये खातून कहती हैं कि हम नसरुल्लाह के लोग हैं। वो हिजबुल्लाह के साबिक रहनुमा का जिक्र कर रही हैं जिन्हें इसराइल ने कत्ल कर दिया था। ताहम इसराइली हमलों का मरकज़ जनूब में है। ये सौर शहर है और इसकी आबादी हज़ारों में है। यहाँ इस हफ्ते की बमबारी से पहले सिर्फ 2 घंटे की वार्निंग दी गई थी। अब लबनान की कुल ज़मीन के 8वें हिस्से से ज़्यादा इलाके को इनखला के अहकामात का सामना है, लेकिन असलियत ये है कि कोई जगह महफूज नहीं। ये सैदा का इलाका है जो उस जोन से बहुत दूर है। यहाँ मज़ीद घरों को तबाह कर दिया गया और 5 और अफराद हलाक हुए। मेरे भतीजे ने फ़ोन करके बताया कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक अपार्टमेंट की मालकिन ने मुझे ये बताया और इस बात पर जोर दिया कि वो ना हिजबुल्लाह की हामी है ना इसराइल की। अलबत्ता दारुल हुकूमत पर हमले अब निस्बतन कम हैं और कुछ लोगों के मुताबिक इसके पीछे अमरीका का असर रसूख है। गैर मुसद्दिका इतलात हैं कि वाइट हाउस इसराइल पर बैरूत में अपनी फ़ौजी कार्रवाई महदूद करने के लिए दबाव डाल रहा है। ताहम यहाँ जो कुछ हुआ है उससे जाहिर होता है कि इसराइली वज़ीर आज़म इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ ज़रूरत के मुताबिक महदूद हमले करने का हक़ हासिल है। ईरान का कहना है कि अमरीका के साथ किसी भी किस्म के अमन मुआहदे में लबनान का शामिल होना ज़रूरी है। ताहम लबनानी अवाम के लिए अमन के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं।
इसराइली फौज का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए नई हिकमत अमली पर काम कर रही है। इन ड्रोन्स को आम ड्रोन्स के मुकाबले में पकड़ना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक लेबनान के साथ गुज़िश्ता माह होने वाली जंगबंदी के बाद से अब तक छोटे और नीची परवाज करने वाले ऐसे तकरीबन 400 ड्रोन्स इस पर हमला कर चुके हैं और इन हमलों में 8 इसराइली फौजी हलाक भी हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने यूक्रेन की जंग से कुछ नहीं सीखा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वहां भी इस्तेमाल हो चुकी है। देखिए लूसी विलियमसन की ये रिपोर्ट। इसराइल की शुमाली सरहद की तरफ जाने वाली सड़क पर हिजबुल्लाह के नए हथियार से एक बार फिर हमला। सरहदी कस्बे शोमरा के करीब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के हमले में एक और इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी। शोमरा के अंदर एक बस स्टॉप पर इस हफ्ते होने वाले हमले के निशानात बाकी हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों में इस्तेमाल होने वाली फाइबर ऑप्टिक वायर्स सड़क के किनारे बिछी थीं। मसला ये है कि उनके आने का पता नहीं चलता। आप बैठे हुए होते हैं और वो अचानक आ जाते हैं और अगर आप भागें तो वो आपका पीछा करते हैं। चंद ही मिनटों में लेबनानी ड्रोन की वार्निंग मिलती है। यहाँ वार्निंग और हमले के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड्स का फर्क होता है। यहाँ मुसलसल हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले हो रहे हैं और इसराइल की अस्करी कुव्वत और लबनान पर उसका कब्जा उन्हें नहीं रोक पा रहा है। हम आसमान को देखते हैं, ड्रोन कहीं नज़र नहीं आता। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उससे उनका राब्ता ख़त्म हो गया है। लबनान के अंदर मौजूद इसराइली फोर्सेस हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का निशाना हैं और इन हमलों की वीडियोस उसकी मीडिया वॉर का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने भी इन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयों की वीडियोस जारी की हैं, लेकिन उसकी इस बात पर तनकीद हो रही है कि उसने यूक्रेन की जंग से कुछ नहीं सीखा और वो इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। सरहद पर फौज के तर्जुमान ने कहा कि उनके माहिरीन इस नए खतरे का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें फौजियों की बंदूकों में लगने वाले खुसूसी एम्यूनेशन और सेंसर शामिल हैं। लेकिन शोमरा में लोग इन्हें आर्जी हल करार देकर मुस्तरद करते हैं। उनके ख्याल में हिजबुल्लाह को ईरान की पुश्तपनाही हासिल है और असल हल दोनों का खात्मा है। भारतीय रुपया गुज़िश्ता 12 माह के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 10% से ज़्यादा गिरावट का शिकार हो चुका है। ऐसे में ये क्यास आराइयाँ बढ़ रही हैं कि क्या $1 की कीमत 100 भारतीय रुपए तक जा सकती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने थे तो $1 तकरीबन 58 भारतीय रुपए का था, जबकि आज शरह मुबादला 95 रुपए से तजावज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान भारतीय करेंसी को पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में भी नुमाया कमी का सामना करना पड़ा है। 30 मई 2023 को एक भारतीय रुपया 3.31 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, जबकि आज ये शरह कम होकर 2.91 पाकिस्तानी रुपए रह गई है। इसी अरसे में भारतीय रुपया बांग्लादेशी टके के मुकाबले में भी कमज़ोर हुआ है। एक भारतीय रुपया जो पहले 1.41 टके के बराबर था, अब 1.29 टके के बराबर रह गया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 12 माह में मलेशियन रिंगट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली बड़ी करेंसियों में शामिल रहा है। तो भारतीय रुपए की इस गिरती हुई कदर के बारे में भारत में क्या कहा जा रहा है? क्या डॉलर वाकई 100 रुपए तक पहुंच सकता है और इस सूरत हाल के मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? आइए इस हवाले से शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में तफसील जानते हैं। इंडिया की मईशत पिछले कई सालों से चीन की मईशत से भी ज़्यादा शरह से आगे बढ़ती रही है। इंडिया की हुकूमत खुद को दुनिया के बड़े मुल्कों में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। उसकी बैनुल-अक़वामी तिजारत का हजम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया का रुपया मजबूत होने के बजाय हर बरस कमज़ोर होता गया है। रुपए की गिरती हुई कदर इंडिया की मईशत को अब बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 12 बरस के इक़्तिदार में रुपए की वैल्यू मुसलसल गिरती रही है, लेकिन गुज़िश्ता बरस इंडिया और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के तनाज़े और अमेरिका की तरफ से टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद रुपए की कदर में गिरावट और तेज़ हो गई है। रुपए की कदर में कमी, पेट्रोलियम की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे, मशरिक़ वस्ता में जंग और इंडिया के बाज़ार में एतमाद की कमी आने से गैर मुल्की सरमायाकारों के अपनी पूंजी निकाल लेने से आई है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व में जनवरी 2024 में $701 अरब जमा थे, अब वो घटकर
689 अरब पर आ गया है और ये हर हफ्ते घटता जा रहा है। ये मईशत के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। हाल तक मोदी हुकूमत के साथ काम करने वाले कई सरकर्दा माहिरीन इक़्तिसादियात भी इस सूरत हाल को गंभीर करार दे रहे हैं। माहिर इक़्तिसादियात सुरजीत भल्ला ने लिखा है कि मोदी हुकूमत इलेक्शन तो जीत रही है लेकिन मईशत के महाज पर शिकस्त खा रही है। वो कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है कि सूरत हाल बेहतर होगी या और ख़राब हो सकती है। मोदी के साबिक इक़्तिसादी सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी एक मज़मून में हुकूमत पर तनकीद की है। वो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद शायद ही दुनिया की किसी मुल्क की करेंसी की कदर में इतनी गिरावट आई हो। वो कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इंडिया के रुपए की गिरती हुई कीमत का सबसे गहरा असर मुल्क की दरामदात पर होता है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% तेल गैर ममालिक से इंपोर्ट करता है। रुपए की कीमत गिरने से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, दिफाई साजो सामान और फर्टिलाइज़र वगैरह की ख़रीदारी पर इजाफी पैसा अदा करना पड़ता है। इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में तकरीबन 85 करोड़ लोगों को खाने के लिए फ्री राशन फराहम करना पड़ रहा हो, मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल मज़ीद पेचीदगी पैदा करेगी। माहिर इक़्तिसादियात सुरजीत भल्ला कहते हैं कि मोदी हुकूमत ये तो समझती है कि मईशत का मसला क्या है, लेकिन वो इसका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडिया की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को एक शेर सुनाया था। ये सन 1972 था। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो चुकी थी। इस जंग में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद मुल्क का मशरकी हिस्सा अलग मुल्क यानी बांग्लादेश बन चुका था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे के लिए इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश के मरकजी मुकाम शिमला पहुंचे थे। दुश्मनी छोड़कर अमन की राह पर चलने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को ये शेर सुनाया। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। शायर डॉक्टर अंजुम बारा के मुताबिक ये सुनकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारा शेर हमें ही सुना रहे हो। याद रहे कि ये शेर कहने वाले इंडिया के शायर बशीर बदर थे जो 91 बरस की उम्र में कल चल बसे थे। ख़ानदान के मुताबिक उन्होंने जुमेरात 28 मई की दोपहर तकरीबन 12 बजे आखिरी सांस ली। बशीर बदर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी से 2 बेटे और एक बेटी हैं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने डॉक्टर राहत बदर से शादी की जिनसे उनका एक बेटा तैयब बदर है। तैयब बदर के मुताबिक बशीर बदर काफ़ी अरसे से डिमेंशिया यानी चीज़ें याद रखने, सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत में कमी के मर्ज में मुब्तला थे और कुछ अरसे से उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहती थी। वो लोगों को पहचानने में भी दुश्वारी महसूस करते थे। उर्दू के मकबूल इंडियन शायर बशीर बद्र का 91 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया और उनकी वफ़ात को अदब की दुनिया में एक शदीद नुकसान की तरह देखा जा रहा है। इंडियन शायर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा, आज हमारी ज़ुबान उर्दू कुछ और गरीब हो गई। नहायत शीरी लहजे के शायर बशीर बद्र हमेशा के लिए हमारी महफिल से रुखसत हो गए। ये शायर और उसका कलाम हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा। सन 1987 में मेरठ में होने वाले फसादात ने बशीर बद्र की ज़िंदगी पर गहरा और अलमनाक असर डाला था। इन फसादात ने न सिर्फ उन्हें हमेशा के लिए मेरठ छोड़ने पर मजबूर कर दिया बल्कि उनका घर जलाए जाने के बायस उनका बड़ा गैर मतबूआ अदबी सरमाया भी जलकर राख हो गया। उनकी शायरी में मोहब्बत, रूमानियत के साथ साथ तन्हाई, रिश्तों की नज़ाकत, बिछड़ने का दर्द और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात की झलक नुमायां तौर पर देखी जा सकती है। उर्दू के मशहूर इंडियन शायर वसीम बरेलवी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा, बशीर बद्र की शायरी सुनने वालों और पढ़ने वालों दोनों के दिलों पर असर छोड़ती थी। अगर वो सेहतमंद होते तो दुनिया को उनसे अभी और भी बहुत कुछ मिलता। जबकि एक दीगर एक्स यूज़र आर्नव शर्मा ने बशीर बद्र के अशार में से चंद को शेयर किया, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। दरिया से इख्तिलाफ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो और क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, अब दुश्मनों के साथ रहो, तुम नशे में हो। सामीन 200 साल पहले की एक मामूली सी लेबॉर्ट्री में उठने वाली एक चंगारी ने इंसानी जिंदगी का अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया। मगर हैरत अंगेज तौर पर इस ईजाद के पीछे मौजूद शख्स तारीख के सफ़ात में निस्बतन धुंधला सा गया।
सन 1826 में बरतानिया के शहर में एक फार्मासिस्ट जॉन वाकर मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात पर तजर्बात कर रहे थे। वो किसी बड़े इनकलाब के बारे में नहीं सोच रहे थे, मगर उनके हाथों से निकलने वाला एक इत्तफाकी तजर्बा बाद में फ्रिक्शन मैच यानी रगड़ से जलने वाली माचिस की सूरत इख्तियार कर गया। कहानी के मुताबिक वॉकर ने एक कीमियाई अमेजा लकड़ी की एक तीली पर लगाया और उसे खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद जब इस तीली को एक सतह पर रगड़ा गया तो अचानक आग भड़क उठी। ये वो लम्हा था जिसने आग जलाने के रिवायती और मुश्किल तरीके को चैलेंज कर दिया। इससे पहले इंसानों को आग जलाने के लिए पत्थर, फौलाद या मुसलसल जलते अंगारों पर इन्हिसार करना पड़ता था। सनती इनकलाब के दौर में जब भाप के इंजन तेजी से फैल रहे थे तो आग को फौरी और आसान तरीके से जलाना एक बड़ी ज़रूरत बन चुका था। 1827 में वाकर ने अपनी ऐजाद को तिजारती तौर पर फरोख्त करना शुरू कर दिया। इब्तिदाई माचिसें बारीक लकड़ी की तीलियों पर मुश्तमिल थीं, जिनके सिरों पर केमिकल लगाया जाता था और उन्हें किसी खुरदरी सतह पर रगड़ने से आग लग जाती थी, मगर ये मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। कभी शोला गिर जाता, कभी कपड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता। दिलचस्प बात यह है कि वाकर ने अपनी इस इजाद का पेटेंट नहीं लिया। यही वजह बनी कि चंद ही साल बाद दीगर ताजर इस ख्याल को लेकर आगे बढ़ गए। 1829 में लंदन में लॉसेफर्स के नाम से माचिसें बड़े पैमाने पर मार्केट में आई, जो असल तस्वुर की तिजारती नकल थीं। बादजा स्वीडन में 1840 की दहाई में माचिस को मजीद महफूज और मौसर बनाया गया और वही शक्ल आज की जदीद माचिस की बुनियाद बनी। वक्त के साथ साथ माचिस एक घरेलू ज़रूरत से बढ़कर सनत, तिजारत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई। माचिस ने भाप के इंजनों के दौर में भी अहम किरदार अदा किया, जहां आग की फौरी दस्तयाबी ने सनती रफ्तार को सहारा दिया। मगर हैरत यह है कि जिस शख्स ने इस आसानी की बुनियाद रखी वो खुद शोहरत के मरकज़ में ना आ सका। आज 2 सदियों बाद भी बरतानिया में इस इजाद की याद मनाई जा रही है और मुकामी हलके ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या तारीख ने जॉन वाकर को वो मुकाम दिया जिसके वो वाकई मुस्तहिक थे। एक मामूली सी चिंगारी ने अंधेरों को तो रोशन कर दिया, मगर इस चिंगारी को जलाने वाले का नाम तारीख के हाशिए में रह गया। एक आर्टिस्ट यकीन और बेएतमादी के दरमियान अपना फन तख्लीक करता है। शायद इसीलिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी का सफ़र तय करने वाले अब्बास बुखारी ने अपने ताज़ा तरीन शो का नाम ही इनसिक्योर रखा है। लंदन में अपने शो के दौरान अब्बास ने हमारे साथी अली काज़मी से अपनी कॉमेडी के बारे में कुछ संजीदा बातें की हैं। मैं लंदन में परफॉर्म करने जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरा शो सेल आउट हो गया। I came across that he was coming to London and I got super excited. 300 टिकट। 300 टिकट। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 300। आप टिकट QR कोड आएगा, स्कैन करना, नीचे ही बता देता था। और टिकट एक बार स्कैन 25 टिकटें और डली सेल आउट हो गई, 30 टिकटें और डली वो भी सेल आउट हो गई। हम थोड़ी एक्स्ट्रा सीट्स रखते हैं बट मेनली इट्स अ सोल्ड आउट शो। मैं बॉर्नमथ में रहती हूँ और मैं वहाँ से आई हूँ, थोड़ा दूर से आई हूँ, ग्रेस से आई हूँ। लोग कह रहे हैं कि एक और शो करें, एक और शो करें। हमारे भी 2 फोटो ले यार। London, how are you? So let's begin this lovely evening out here and let's welcome our opening act of tonight. Any Sialkoti the? ये लोग तो बहुत अच्छे होते हैं जो आपके लाइव शोज में आते हैं, खुल के आपकी तारीफ करते हैं, खुल के हंसते हैं। ये वो इंटरनेट पे तो हर बंदा फनी है और इंटरनेट पे हर किसी को लगता है यार कि ये क्या ही कर रहा है कॉमेडी यार। जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाने के ऊपर करता हूँ ना, असल जुगत तो वो होती है, ठीक है। और वो फिर उनको ट्रोल करने का भी शौक होता है और हर कमेडियन चाहे वो जिस लेवल पे है वो ट्रोलिंग फेस करता है कि ये क्या कॉमेडी है यार, इससे बेहतर तो मैं कर लूँ, इससे ज़्यादा तो मैं हंसा लूँ। तो इस तरह की चीज़ें एट टाइम्स बहुत ह्यूमन है कि आप सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएं कि हो सकता है यार मैं एक्चुअली इतना अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है कि यार बस जो लोग मेरे शोज़ में आते हैं वो खुद इतने अनफनी हैं कि उनको मेरी बातें फनी लग जाती हैं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम तो आपके साथ साथ रहता है। मुझे लगता है ये आर्टिस्ट की मीरास होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। मुझे जो टाइम दरमियान में होता है ना वो तंग कर रहा होता है। मुझे होता है कि जल्दी टाइम आए और मैं स्टेज के ऊपर जाऊँ और परफॉर्म करूँ। सो अभी आई जस्ट वांट टू गेट ऑन टू द स्टेज। Mic check 1 2 3 mic check. Yeah, I think that's fine.
That's fine. एक तो चाय पीनी है, चाय लाजमी पीनी है परफॉर्म करने से पहले, इजी रखती है, मुझे दिमाग खोलती है, ये रिचुअल ज़रूर है। जब थोड़ा सा जिस्म में एंग्जाइटी हो, आप थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहे होते हैं एंग्जाइटी की वजह से, जब लोग आपका नाम बुला रहे हैं, ओपनिंग एक्ट आपको अनाउंस कर रहा है, तो मैं अपने आप को यही बताता हूँ यार कि ये तुम्हारी कम से कम अगले एक हफ्ते के बेहतरीन 80 या 90 मिनट होने वाले हैं ज़िंदगी के, तो एंजॉय योरसेल्फ। सरगोदा से कोई है यहाँ पे? I've been following him for the last 1 year, I believe. वो रील टैब में जो रील्स आती थी वहाँ से. So I came across his reels. I think काफी अरसा हो गया अब तो. फॉलो तो बहुत अरसे से कर रही हूँ. बिफोर जब उनका लिबर्टी वाला फेमस हुआ था. रिस्क के अड्डे पे खड़ा हूँ, आप कभी आपसे हिसाब किताब गाकों वाला रखा ही नहीं है. इतनी बजी खरीद ही नहीं है बजी ना. हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी में से ही पैसा कमा रहे हैं, बी इट रील्स या बी इट स्टैंड अप. रील है, बहुत छोटा टाइम है, 90 सेकंड्स के अंदर आप जो भी चीज़ है उसको वाइंड अप कर रहे हैं. दिस इज़ अ बिगर फॉर्मेट, आपके पास स्पेस है 70-80 मिनट की. तो वाइल ये सोच के आप कहेंगे कि ये मुश्किल है कि 70-80 मिनट आपने कंटेंट लिखना है, मुझे लिबरेटिंग लगता है ये कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, लोग आए हैं, दे हैव साइंड अप आपको सुनने के लिए इतने ज़्यादा टाइम के लिए. जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया तो उस वक्त मैं बहुत इस चीज़ के बारे में था यार कि मैंने वही चीज़ लिखनी है विच केटर्स टू द ऑडियंस. ठीक है कि अगर मेरे शोज़ में ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही हैं, अंकल्स आंटीज़ आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूँ कि कोई एक वर्ड भी ऐसा मेरे सेट के अंदर ना हो जो कि उनको ऑफेंड करे. लेकिन अब आकर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मुझे एक्सप्रेस करना है अपने आप को. ठीक है, तो क्या आप आर्टिस्ट हैं? क्या मैं आर्टिस्ट हूँ? मैं बिल्कुल एक आर्टिस्ट हूँ. कॉमेडी आर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी की या दूसरों की ज़िंदगी की या आपके आसपास लोगों की वो सेंसिटिविटीज़, वो एक्सपीरियंसेस, उनका कैथारसिस प्रेजेंट कर सकते हैं जो किसी और आर्ट फॉर्म में शायद उतना इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है. खलाओं में मुर्गा सितारों की किस्मों, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले कड़े, वो वही वो के जिनमें है इतनी कशिश के मकान तो मकान वो ज़मा को भी अपने लपेटे में ले ले. वो हॉकिंग की थ्योरी के काले कड़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों के नज़दीक कुछ भी नहीं. अगर एक आर्ट फॉर्म को चूज़ किया है जो कि एक वंडरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी अगर मैं उसके ऊपर कुछ बाउंड्रीज लगा दूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे केटर करना है टू अ सर्टेन ऑडियंस. कॉमेडी में क्या ऐसी बात? इट्स वेरी क्लीन एंड इट्स नॉट लाइक फैमिली के साथ आप देख सकते हैं. एंड यू नो मेरी फैमिली भी बहुत एंजॉय करती है व्हेन दे सी हिज क्लिप्स एंड ऑल. तो इट्स वेरी क्लीन, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स एक्चुअली फनी. हाँ, मैंने इस बारे में सोचा है. हो सकता है मैंने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया है और मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये वाली ऑब्जर्वेशन कि आपने भी इस तरीके से सोचा इस चीज़ के ऊपर. लेकिन निकल आएंगे किसी ना किसी तरीके से, इतना मसला नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी थॉट्स को किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँगा उस अंदाज में जिस अंदाज में उन लोगों को अच्छा लगता रहेगा. तो मेरे इस शो के अंदर भी शायद 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो कि एज पे थीं. ठीक, चीज़ें कुछ थीं जो एज पे थीं, लेकिन आप इससे सरप्राइज़ नहीं हुए कि फिर भी वो बाहर आके कह रहे हैं कि इसको हम फैमिली के साथ देख सकते हैं. तो मुझे लगता है कि वो एज के ऊपर आप किस तरीके से खेल जाते हैं और अपनी बात भी कर जाते हैं विदाउट मेकिंग पीपल अनकंफर्टेबल, वो इम्पॉर्टेंट है. मैं इसको पहली दफ़ा मिला तो मुझे कह रहा है कि रोज़ तुझे पता है लाहौर शहर की पहली गाड़ी मेरे दादाबू के पास आई थी. मैंने ठीक हो नहीं उसमें टॉक्सिक ये था. जब जितना इन कंट्रोल आप फील करते हैं उस मोमेंट में जो आप स्टेज पे होते हैं वैसे नहीं करते. मुझे ADHD है, मतलब पता नहीं कहना सेफ है या नहीं है, डायग्नोस्ड मैंने नहीं करवाया, डायग्नोसिस मैंने कहीं से नहीं करवाया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अटेंशन डेफिसिट का बहुत मसला है. इन द मोमेंट रहने में काफ़ी इशू होता है, मुझे फोकस नहीं होता मेरे से. परफॉर्म करते हुए वो टाइम होता है व्हेन आई फील द मोस्ट अलाइव, क्योंकि मैं फोकस्ड होता हूँ. 16 से 28 साल के दरमियान में हर लड़का कम से कम एक दफ़ा ये ज़रूर सोचता है कि घर छोड़ूंगा, वर्कशॉप पे नौकरी करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, एक काला लैंड क्रूजर खरीदूंगा, गेट के बाहर आके खड़ा करूंगा, उतरूंगा, बेल दूंगा, अंदर से बाबा आएंगे, मैं उनकी तरफ देखूंगा और कहूंगा मैंने आपको माफ किया.
نہیں میرے والد صاحب نے میرا کوئی لائیو شو نہیں دیکھا ابھی تک. انہوں نے شاید میرا کوئی اسٹینڈ اپ کانٹینٹ بھی نہیں دیکھا ابھی تک. میں چاہوں گا دیکھیں, ان کا جب دل کرے وہ آئیں اور اس کو وہاں پر دیکھیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایک جوک سن کے میرا یا میرا کوئی ایکسپیرینس سن کے, وہ جیسے بالی ووڈ میں ہوتا ہے نا کہ اسی وقت ایک مومنٹ آف سیلف ریفلیکشن ہوتا ہے کہ یار یہ ہو, تو میں ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا بالکل بھی کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ میرے لیے خود ایک مینز آف کیتھارسس ہے شاید, یا پھر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کو سن سکتے ہیں. دیٹ بینگ سیڈ, آئی ہیو اے ویری ہیلدی ریلیشن شپ ود مائی فادر, اے گڈ ریلیشن شپ. میں کسی کو پکچر میں بغیر نہیں جانے دوں گا, آپ لوگ اتنا پیار ہوگے میرے لیے. آنیسٹلی کانشیسلی کوئی ایفرٹ نہیں کیا کہ میں اپنی کوئی ایک سرٹن طریقے سے پرسیپشن بلڈنگ کروں یا اپنی امیج بلڈنگ کروں, لیکن کروں گا. ہاں یہ مجھے پتہ ہے کروں گا. کسی بھی گیم کے ٹاپ پہ جانے کے لیے صرف ٹیلنٹ, ول, ایفرٹ یہ سب کچھ کافی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ان آرگینکلی ساتھ ساتھ پلے آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے گیم کو ہائیسٹ لیول پہ کھیلنا ہے تو شاید کچھ چیزیں آپ کو ایسی کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک تھوڑا سا نا ڈپریسنگ بھی ہے لائیو پرفارمنسز, کہ ابھی آپ یہاں پر ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, آپ پرفارم کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, آپ نکلیں گے, آپ ساتھ تصویریں بنوائیں گے, رات کو اپنے کمرے میں جا کے آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے اور اس وقت آس پاس ایک ڈیفننگ سائلنس ہوگا. اس وقت آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں جتنا اس فارمیٹ کو انجوائے کرتا ہوں میں اور کسی چیز کو انجوائے نہیں کرتا. میں ایٹ دس پوائنٹ شاید, مطلب کہنا ٹھیک ہے یا نہیں, میں ریلز بنانا اتنا انجوائے نہیں کرتا. میں بس اسٹینڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, میں زیادہ سے زیادہ لائیو پرفارم کرنا چاہتا ہوں, میں دنیا ٹور کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا میرے خیال میں آخری جواب یہی ہے کہ اگر پوری زندگی اسٹینڈ اپ کر کے میں سگنیفیکنٹلی کم پیسے کماؤں ڈیجیٹل کانٹینٹ بنانے سے, آئی ول اسٹل ڈو اٹ. کیونکہ مجھے جو کنٹینٹمنٹ اس سے ملتی ہے وہ شاید ریل میکنگ سے یا ڈیجیٹل کانٹینٹ بنانے سے اتنی نہیں ملتی. ڈرائیور کی ملازمت کے لیے سعودی عرب جانے والے عبد الرحیم نے 20 سال سعودی جیل میں موت کی سزا کے خوف میں گزارے, اور پھر غیروں نے 34 کروڑ انڈین روپے جمع کر کے ان کی جان بچا لی. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تفصیلات سنیے سمرا فاطمہ سے آج کے GBC ریڈز میں. ایک چھوٹی سی غلطی اور 20 برس کی سزا, اور وہ بھی سزائے موت کے خوف کے سائے میں. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو 20 برس قبل ڈرائیونگ کی نوکری کے لیے سعودی عرب گیا تھا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے. خاص کر اس کہانی کا یہ پہلو کہ کیسے غیروں نے مل کر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے آخر کار کروڑوں کی رقم اکٹھا کی اور ان کی رہائی ممکن بنائی. تو آج BBC ریڈز میں آپ کو بتاتے ہیں عبد الرحیم اور ان کی اس غیر معمولی کہانی کے بارے میں. BBC ہندی کے عمران قریشی کی رپورٹ پیش کر رہی ہوں میں سمرا فاطمہ. میری والدہ فاطمہ کئی برسوں سے بھائی کے انتظار میں ہیں, لیکن انہیں یقین اسی وقت آئے گا جب عبد الرحیم ان کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ الفاظ عبد الرحیم کے بھائی نصیر کے ہیں. عبد الرحیم کی رہائی کے لیے دنیا بھر خصوصاً انڈین ریاست کیرلا کے لوگوں نے بلڈ منی یعنی خون بہا کی مد میں کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے 34 کروڑ انڈین روپے جمع کیے. یہ معاملہ تقریباً 20 سال پہلے شروع ہوا تھا. نومبر سن 2006 میں عبد الرحیم نے کوجی کوڈ میں آٹو رکشہ چلانے کا کام چھوڑ کر سعودی عرب میں ڈرائیور کی ملازمت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. نئی ملازمت شروع کیے ابھی صرف 28 روز ہی ہوئے تھے کہ انہیں ایک 17 سالہ مفلوج لڑکے کی دیکھ بھال کی اضافی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی. اسی دوران عبد الرحیم پر اپنے مالک کے بیٹے کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا. عبد الرحیم کا موقف تھا کہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے لڑکے کا سانس لینے والا آلہ غلطی سے الگ ہو گیا تھا. وہ اس لڑکے کو ریاض کی ایک ہائپر مارکیٹ لے جا رہے تھے. عبد الرحیم کے اہل خانہ اور معاونتی کمیٹی کے ارکان حالیہ دنوں میں شدید پریشانی میں مبتلا تھے کیونکہ 20 مئی کو ان کی عمر قید کی سزا مکمل ہو چکی تھی.
عبدالرحیم کے بھائی نصیر نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتاری کے 6 ماہ بعد میرے والد کو اس واقعے کی اطلاع ملی. وہ شدید صدمے میں چلے گئے اور خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا. چند ماہ بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. 2 سال پہلے خون بہا کی رقم ادا کیے جانے کے بعد سے نصیر کی والدہ مسلسل کہتی آ رہی ہیں کہ رحیم ایک دن ضرور گھر واپس آئے گا. وہ آج بھی اس امید پر زندہ ہیں. اس دوران مختلف عدالتوں میں متعدد اپیلز دائر کی گئیں، جبکہ سعودی فرما رواں سے سزائے موت معاف کرانے کی درخواست بھی کی گئی. تاہم عبدالرحیم کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی تھی. عبدالرحیم لیگل اسسٹنس کمیٹی کے رکن اشرف وینکٹ نے BBC کو بتایا کہ سن 2011 میں پہلی مرتبہ سزائے موت سنائے جانے کے بعد ہم نے مقتول لڑکے کے والد سے بات چیت شروع کر دی تھی، لیکن جون سن 2024 میں جا کر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ اس دوران کمیٹی کے ارکان نے ریاض میں انڈین سفارت خانے کے اس وقت کے ویلفیئر آفیسر یوسف کنرمل کی مدد سے قانونی جنگ جاری رکھی. ساتھ ہی مقتول لڑکے کے اہل خانہ سے معافی اور تصفیے کے لیے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے. یوسف کنرمل کے مطابق اکتوبر سن 2019 میں ایک وکیل کے ذریعے سنجیدہ سطح پر مذاکرات شروع ہوئے. اکتوبر سن 2023 میں ہم نے ایک مفاہمتی معاہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی. اس وقت مقتول کے خاندان نے خون بہا کے طور پر 1,50,00,000 سعودی ریال یعنی انڈین کرنسی میں تقریباً 34 کروڑ روپے قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی. عبدالرحیم کا خاندان اتنی بڑی رقم جمع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس لیے عبدالرحیم لیگل اسسٹنس کمیٹی کو ایک فلاحی ٹرسٹ کے طور پر رجسٹر کیا گیا. نصیر نے بتایا کہ ابتدائی چند ہفتوں میں کراؤڈ فنڈنگ ایپ کے ذریعے صرف 2 سے 3 کروڑ روپے ہی جمع ہوئے تھے، لیکن بعد میں مقامی ٹی وی چینلز، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی وجہ سے یہ خبر دور دور تک پھیل گئی. مندروں، گرجا گھروں میں بھی میرے بھائی کے لیے فنڈ جمع ہونے کی اپیل کی جانے لگی. کاروباری شخصیت بوبی چیمنور کی جانب سے 1 کروڑ روپے عطیہ کرنے کے بعد ترووننتاپورم میں فنڈ ریزنگ کے لیے خصوصی مہم بھی شروع کی گئی. سیاسی جماعتوں اور ملیالم فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی شخصیات نے بھی اس مہم میں حصہ لیا. اشرف نے بتایا کہ کراؤڈ فنڈنگ ایپ 1 مارچ سن 2024 کو شروع کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ رقم 34 کروڑ روپے تک پہنچ بھی گئی. وہ رمضان کا 27واں دن تھا. شاید اسی وجہ سے لوگوں نے بڑی تعداد میں عطیات دیے، لیکن ہدف مکمل ہونے کے بعد ایک غیر متوقع بات ہوئی. اشرف کے مطابق لوگوں نے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانی جاری رکھی اور مجموعی رقم 47 کروڑ روپے تک پہنچ گئی. ہمارے بینک اکاؤنٹ میں اب بھی 13 کروڑ روپے موجود ہیں. عبدالرحیم کی واپسی کے بعد کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس اضافی رقم کا کیا کرنا ہے. کمیٹی نے خون بہا کی رقم انڈین وزارت خارجہ کے حوالے کی، جس کے بعد وزارت نے یہ رقم ریاض میں انڈین سفارت خانے کو منتقل کی. اشرف نے بتایا کہ چیک ریاض کے گورنر آفس کے حوالے کیا گیا، جہاں سے اسے عدالت میں جمع کرایا گیا. 2 جون سن 2025 کو عدالت نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا. یوسف کنرمل نے کہا کہ وکیل کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا. وہ وکیل مقتول لڑکے کے خاندان کے رشتہ دار بھی تھے. انڈین سفارت خانے کے اس ریٹائرڈ افسر نے سعودی عرب میں 9 انڈین شہریوں کو سزائے موت سے بچانے میں کردار ادا کیا ہے. عبدالرحیم سمیت ان 9 افراد میں پنجاب، بہار اور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، جبکہ کیرلا کے مزید 5 افراد شامل ہیں. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.